कॉम्प्लेक्स नंबर के रेस्पेक्ट में अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हमने पढ़ा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई की शेप का होता है। ठीक है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो दैट मीन्स हमने एक चीज और पढ़ी थी कि भाई x बिलोंग्स टू r और y बिलोंग्स टू r। ठीक है, x भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, y भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो दैट मीन्स कि x एक सेट है जो कि रियल नंबर के किसी सेट का सबसेट हो सकता है, y भी एक सेट है जो कि रियल नंबर के किसी सेट का सबसेट हो सकता है। यानी कि x y सेट से कोई भी एक मैं एलिमेंट उठाऊं, एक x से उठाया एक y से उठाया, तो ये दोनों मिलकर एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। हमने शुरू में बात की थी रिलेशन एंड फंक्शन में, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता था कि भाई कोई दो सेट थे मेरे पास, उनमें से मैं एक एलिमेंट एक सेट से उठाया, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से उठाया और एक पेयर बना, उसको मैंने बोला ऑर्डर्ड पेयर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ करने जा रहे हैं, हमने पढ़ा था कि ऑर्डर्ड पेयर को हम एक्स वाई प्लेन पर मार्क कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में मार्क कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमने कहा था ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये एक्स बार, ये वाई बार। ठीक है, तो मैथमेटिक्स थ्योरी तो सबके लिए ट्रू है। तो ये नंबर एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको भी हम एक्स वाई प्लेन में मार्क कर सकते हैं। ठीक है, जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x एक्सिस पर लिखेंगे, जो y कोऑर्डिनेट होगा वो y कोऑर्डिनेट पर लिखेंगे, y एक्सिस पर लिखेंगे। इसमें क्या है, x को मैं बोल रहा हूं रियल पार्ट, y रियल नंबर है लेकिन जब i के साथ आ जाता है तो मैं इसको बोलता हूं इमेजिनरी पार्ट, IMZ। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो इस केस में जो हमारे x और y एक्सिस हैं वो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस। x एक्सिस हो गया रियल एक्सिस, मींस जो रियल पार्ट है, प्योरली रियल पार्ट है, वो इस एक्सिस पर डिनोट होगा, और जो प्योरली इमेजिनरी पार्ट है वो इस एक्सिस पर डिनोट होगा, और इस एक्सिस को हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब इस एक्सिस पर डिनोट कैसे करना है कि सपोज पहले तो देखते हैं ओरिजिन की बात करते हैं। कोई भी नंबर है मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 0 मींस 0 प्लस 0 आयोटा, उसको मैं डिनोट करूंगा ओरिजिन पर। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसका x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस 0 आयोटा। क्लियर है? अब कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, सपोज मैंने ले लिया Z1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, प्लस 2 प्लस 3, वही जो x और y कोऑर्डिनेट वाला है, इधर प्लस और y इधर प्लस, रियल एक्सिस इधर माइनस और इमेजिनरी एक्सिस इधर माइनस। तो देखो रियल पार्ट भी प्लस का है 2, यहाँ पे कहीं 2 आएगा, इमेजिनरी पार्ट प्लस का 3, यहाँ पे कहीं 3 आएगा से यहाँ पर। तो ये जो नंबर आया ये आपका आ गया 2 3, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 2 प्लस 3 आयोटा। आयोटा मतलब इमेजिनरी एक्सिस की बात करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं Z2, कोई मैं नंबर ले लेता हूं, सपोज Z2 मैंने नंबर ले लिया से -2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, दैट मींस जो रियल पार्ट है, प्योरली रियल पार्ट है, वो नेगेटिव का है, तो मुझे इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। यहां पर कहीं आएगा, ये 2 है, ये है 3, ये -2 है, यहाँ पे कहीं -2 आएगा, 3 तो अपनी जगह है ही, तो मेरा जो Z2 नंबर है -2 3 वो यहाँ पर कहीं आ जाएगा, -2 3। ठीक है, एक और नंबर ले लो Z3 सपोज मैंने नंबर ले लिया -5 प्लस -5 -4 आयोटा, -5 यानी इस एक्सिस पर कहीं आएगा, यहाँ कहीं -5 मान लो। ठीक है, अब इमेजिनरी एक्सिस भी नेगेटिव साइड मींस डाउनवर्ड, -4 यहाँ कहीं मान लो, 4 -4 हो गया, तो ये आपका जो नंबर आएगा -5 ये आपका आ गया Z3। ठीक है, सिमिलरली Z4 ले लो, Z4 सपोज आपने ले लिया 5 -4 आयोटा, मीन्स रियल पार्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव डायरेक्शन में। तो रियल पार्ट इधर कहीं पे आ जाएगा 5, ठीक है, और 4 तो ये है ही,
ये पार्ट आपका आ गया 5,-4। इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में प्लॉट कर सकते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और इस केस में इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप बोलते हो, इस प्लेन को आप बोलते हो आर्गन्ड प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। वहां पे हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में इसको बोलते हैं आर्गन्ड प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। और कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन्ड प्लेन में जो एक्स एक्सिस होता था कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको रियल एक्सिस बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस होता था उसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। तो यहां से एक बात इंपॉर्टेंट निकल के और आती है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो रूल अप्लाई होते थे वो आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी अप्लाई होंगे। और 2-3 नंबर देख लो। सपोज अभी मैं कोई प्योरली रियल नंबर लेता हूं, सपोज मेरे पास है z5 = 0 + 4i। इस केस में क्या है, रियल पार्ट 0 है तो ये नंबर केवल इमेजिनरी एक्सिस पर आएगा। कहां आएगा, यहां पर 4। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर केवल इमेजिनरी एक्सिस पर है तो उसका रियल पार्ट 0 होगा। और अब तक आप समझ गए होंगे कि सिमिलरली अगर कोई भी नंबर केवल रियल एक्सिस पे है तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। ये यहां पे कहीं 4, ये नंबर यहां, ये नंबर यहां। ठीक है, तो अगर आपका रियल पार्ट 0 है तो नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर प्लॉट होगा, इमेजिनरी एक्सिस पर। इमेजिनरी पार्ट 0 है तो नंबर कहां पे प्लॉट होगा, रियल एक्सिस पर। सेम एज वी डिड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कि अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पर आएगा, और अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पर आएगा। आर्गन प्लेन कोई थोड़ा सा और देखते हैं, एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए देखते हैं। सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib। ठीक है, a + ib एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ओरिजिन है 0 0, कॉम्प्लेक्स नंबर 0 0 है यहाँ पर। ठीक है, अब a कहीं भी हो सकता है x एक्सिस पर, सपोज ये पॉइंट a है, और b क्योंकि पॉजिटिव में है तो y एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस पर कहीं भी हो सकता है, ये पॉइंट है b। ठीक है, तो a भी कोई पॉइंट आएगा मेरा यहां पर, दिस इज पॉइंट a। ठीक है, इसके में हमने एक चीज पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट z बार। इसमें क्या होता था, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या होता था, इमेजिनरी पार्ट का साइन हम चेंज कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव में है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो अब a - ib को मैं प्लॉट करूं तो क्या होगा भाई, a तो यहीं रहेगा और b क्या होगा, b यहां पर आ जाएगा। ठीक है, -b कह लो इसको। ये पॉइंट मेरा यहां पर आ गया a - b। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेज है। किसके अगेंस्ट, रियल एक्सिस के अगेंस्ट। अगर रियल एक्सिस एक मिरर की तरह काम कर रहा है तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट एक दूसरे की मिरर इमेज की तरह हैं। ठीक है, ऐसे ही आप तीसरी चीज हमने एक और पढ़ी थी, एडिटिव इनवर्स। हमने क्या बोला था, एडिटिव इनवर्स z का -z। उसमें क्या था, रियल और इमेजिनरी दोनों का साइन चेंज कर दूंगा, -a - ib। ठीक है, तो -a और -ib मेरा कहां आएगा, -a तो यहां कहीं आ गया और -b ये है ही है, तो ये -a -b दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट यहां पे कहीं आ गया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के केस में मैंने क्या देखा कि मिरर इमेज की तरह क्या काम कर रहा है, एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस मिरर की तरह काम कर रहा है। और एडिटिव इनवर्स में क्या हो रहा है कि अगर आपने ओरिजिन पे कोई मिरर लगाया होता, ऐसे यहां कोई मिरर होता तो इसकी इमेज यहां बनती है। ठीक है, यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉन्जुगेट कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा हमें, फोर्थ में। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका कॉन्जुगेट कौन से क्वाड्रेंट में मिलेगा हमको, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका एडिटिव इनवर्स कहां मिलेगा, थर्ड में। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड में है तो एडिटिव इनवर्स कहां मिलेगा, फोर्थ। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहां बताने वाला हूं वो ये है, इस लाइन को अगर मैं यहां मिला दूं, ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री है बेसिकली।
ये लेंथ कितनी है a और ये लेंथ कितनी है b, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, ये अगर o है तो o से लेके ये पॉइंट z, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। अब z के रेस्पेक्ट में हमने एक चीज ऑलरेडी पढ़ी थी पिछले चैप्टर में कि मॉड z इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल्स टू a प्लस ib तो हमने पढ़ा था उसका मॉडुलस इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर भी क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ये मॉड ऑफ z के इक्वल है। क्लियर? तो इससे ये बात समझ लो कि मॉड ऑफ z का मतलब, मॉडुलस ऑफ z का मतलब आर्गेंट प्लेन में या कॉम्प्लेक्स प्लेन में उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस, यही दिखा रहा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मींस मॉडुलस ऑफ z। तो यहां से बात समझ आ गई कि मॉडुलस ऑफ z इज द डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन इन आर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। सेम केस यहां पर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ले लो, इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी आएगी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ z। ठीक है, जब स्क्वायर कर दोगे तो नेगेटिव तो खत्म ही हो गया। सिमिलरली इसके लिए देख लो, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी आएगी, मॉड ऑफ z बार बोल लो इसको, ये z बार था। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, जो हमने एडिटिव इनवर्स लिया, ये भी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी, ये भी एक कॉम्प्लेक्स, बेसिकली एडिटिव इनवर्स इसका है, लेकिन अपने आप में तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस a माइनस आएगी। ठीक है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी अगेन इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। अब आते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर। पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या मतलब है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस और एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो। कैसे करना है वो देखते हैं। देखिए, अभी हमने बात की थी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, सपोज z इज इक्वल्स टू से x प्लस आई वाई, ये कोई जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। तो अभी जस्ट हमने बात की है कि ये 0 0 है और ये यहां पर कहीं मिलेगा हमें x y, और ये कितना है, ये डिस्टेंस है मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, पहले हमने इसको लिया था कि भाई इधर x इधर y। अभी अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये इसने x एक्सिस के साथ कुछ एंगल भी बनाया हुआ है। इसकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस है उसने x एक्सिस के साथ एक एंगल बनाया हुआ है। सपोज इस एंगल को मैं बोल देता हूं थीटा। ठीक है, सिंपल एक लाइन है जो x एक्सिस के साथ किसी एंगल पे है, वो एंगल है थीटा। तो अगर अब ध्यान से देखा जाए, ये इस पॉइंट को मैं यहां पर मिला देता हूं, ये पॉइंट आएगा x, ये पॉइंट आएगा y। ठीक है, अब मैं बोलूं कि भाई मुझे मॉडुलस z दिया हुआ है, मैं इसको मान लेता हूं r। r इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z, रेडियल डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। इसको मैंने r मान लिया, ये एंगल थीटा है। तो अभी मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई x r और थीटा की फॉर्म में क्या होगा, x इज इक्वल्स टू x, मुझे किसकी फॉर्म में निकालना है, r और थीटा की फॉर्म में। देखो ये वाली डिस्टेंस x है, यहां x का मतलब ये वाली डिस्टेंस x है। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस r है, ये एंगल थीटा है। आपने साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मूले पढ़े हैं। ये क्या है, बेस, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं यहां से बोलूं कि cos थीटा, तो cos थीटा आप क्या बोलोगे, cos थीटा आप बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस x अपॉन r। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू r cos थीटा। और अगर मैं y की बात करूं, y ये वाली डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज y। तो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं और मैं बोलूं कि साहब मेरे को r और थीटा के रेस्पेक्ट में आप y की वैल्यू बताइए, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। सिमिलरली आप यहां से क्या निकाल सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन r। तो यहां से मैं बोल सकता हूं y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। ठीक है, वेयर r इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
जब मैंने ये चीज r और थीटा के टर्म में फाइंड आउट कर ली तो z को मैं लिख सकता हूं z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i इंटू r साइन थीटा और z इज इक्वल्स टू r इंटू cos थीटा प्लस i साइन थीटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने r और थीटा के फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म को मैं बोलता हूं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और पोलर कोऑर्डिनेट, जनरल पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो गए? पोलर कोऑर्डिनेट्स। भाई पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट की शेप में निकाल रहे थे तो एक्स वाई आ रहा था, अभी हम किसकी फॉर्म में निकाल रहे हैं? आर और थीटा की फॉर्म में। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? आर एंड थीटा, और इस पॉइंट को मैं बोलता हूं P of Z, मींस पोलर फॉर्म ऑफ Z। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गन प्लेन, उसके बाद अब ये पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट से हमने क्या किया? कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस r, रेडियल डिस्टेंस r, और जो एंगल वो x एक्सिस के साथ बना रहा है cos थीटा प्लस i sin थीटा की फॉर्म में लिख लिया। फिर r एंड थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स, और ओरिजिन से ये जो आया कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट पर आया उस पॉइंट को मैंने लिखा P of Z, दैट मींस पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ Z। अब इस पोलर रिप्रेजेंटेशन में आपने R को तो बोल दिया मॉडुलस ऑफ Z, ठीक है, R को आपने बोला मॉडुलस ऑफ Z, और थीटा को हम बोलते हैं थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। और एम्पलीट्यूड भी बोल देते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z और एम्पलीट्यूड ऑफ Z। एम्पलीट्यूड ज्यादा यूज नहीं होता, आर्ग्यूमेंट ही टर्म यूज होता है। थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z और इसको आप रिप्रेजेंट करते हो ARGZ। ठीक है, यानी क्वेश्चन कर रहे हो, आपसे पूछा भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ Z फाइंड आउट करो, दैट मींस आपने थीटा फाइंड आउट करना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। कई बार एम्पलीट्यूड ऑफ Z भी बोल देता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z भी थीटा से ही मतलब है, बट एम्पलीट्यूड अब इतना यूज नहीं करते, आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं। तो आपने ध्यान एम्पलीट्यूड भी रखना है, कई बार इसको AMPZ भी बोल देते हैं। तो AMPZ और ARGZ एक ही बात होती है। एम्पलीट्यूड ऑफ Z और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज अ वन एंड सेम थिंग। पोलर रिप्रेजेंटेशन में आर्ग्यूमेंट के रेस्पेक्ट में एक खास बात कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है ना, x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आपको 0 से 2 पाई के बीच में, ये क्या होता है? यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पर पाई बाई 2, यहाँ पर क्या होता है? 2 पाई बाई 2 यानी पाई, यहाँ पर क्या होता है? 3 पाई बाई 2। पाई बाई 2 से बढ़ते चले जाते हैं कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर क्या होता है? 4 पाई यानी 2 पाई। ठीक है, तो अब अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, या तो ऐसे कुछ होगा यहाँ पर PZ, ये होगा थीटा, या वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकता है PZ, तो भी उसके लिए थीटा एक ही होगा। ये थीटा और ये थीटा सेम नहीं है, मैं आपको यहाँ पे ये बात बताना चाह रहा हूं। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज थर्ड क्वाड्रेंट में है PZ, तो उसके लिए थीटा की वैल्यू कुछ और आएगी। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सपोज यहां पर कहीं है PZ, तो उसके लिए थीटा की वैल्यू कुछ और आएगी। दैट मीन्स कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कोई भी अगर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, इन द इंटरवल थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 2 पाई। 2 पाई के इक्वल होते ही फिर 0 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि कोई भी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, उसका वैल्यू x और y की कुछ भी रहे, जो थीटा की वैल्यू है हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक ही होगी, यूनिक वैल्यू होगी 0 से 2 पाई के इंटरवल में। दोबारा चलोगे तो क्या होगा? दोबारा रिपीट होने लग जाएंगे, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रिपीट होने लगेंगी 2 पाई के बाद, तो थीटा की वैल्यू फिर से रिपीट हो जाएगी। भाई सपोज ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, आपने पूरा 2 पाई घूमने के बाद फिर इतना है, तो थीटा की वैल्यू फिर से रिपीट हो गई, जो हम जनरल सॉल्यूशन में पढ़ते थे इक्वेशंस के, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, वो बात यहाँ पर आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि 2 पाई इंटरवल में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए थीटा की एक यूनिक वैल्यू होगी, और इस इंटरवल को
इस इंटरवल की लेंथ कितनी है 2 पाई, तो इस इंटरवल को मैं माइनस पाई, ग्रेटर देन माइनस पाई और लेस देन इक्वल टू पाई भी ले सकता हूं। ठीक है, इस इंटरवल की लेंथ कितनी आ रही है 2 पाई, माइनस पाई टू 0 टू पाई, माइनस पाई टू 0 पाई, 0 टू पाई अगेन पाई यानी कि 2 पाई। यहां कहने का मतलब क्या हुआ, यहां भी यही मतलब हुआ, बस डिफरेंस क्या है, उसने बोला कि अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है pz तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलो थीटा, फिर अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है pz फिर से आप एंटी क्लॉकवाइज चलो थीटा। मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि 0 से पाई के बीच में अगर है तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, लेकिन अगर आपका pz थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो आप क्लॉकवाइज चलो। क्लॉकवाइज चलने से आप किधर चलने लगे 0 से माइनस पाई की तरफ। ठीक है, ये भी एक तरह से थीटा ही है, बट इसको आप माइनस कह सकते हो क्योंकि हमने पढ़ा था जब भी एंगल हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव होता है, तो ये 0 से माइनस पाई की तरफ चलने लगे। ऐसे ही अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है pz तो आप इसको यहां से लो थीटा यानी माइनस थीटा। ठीक है, तो ये और ये बात एक ही बोल रहे हैं। इस एंगल को आप इस डायग्राम में ऐसे मेजर कर रहे थे। ठीक है, इस पर्टिकुलर एंगल को, इस वाले pz के एंगल को आप पिछले वाले डायग्राम में ऐसे मेजर कर रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, तो वो 0 से 2 पाई इंटरवल में चल रहे थे। अब आपने क्या किया कि भाई ये 0 है, ये आपका पाई। अब आपने क्या किया कि भाई 0 से पाई के बीच में तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं और अगर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे को मिल रहा है तो मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं। अल्टीमेटली मेरा जो थीटा का मेजरमेंट है वो माइनस पाई से लेके पाई के बीच में आएगा, और इस रेंज में जब भी थीटा की वैल्यू आती है तो मैं इसको बोलता हूं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो हम लिखते हैं या एएमपी जेड जो लिखते हैं, एआरजी जेड जो हमने लिखा, उसका मतलब ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही है। जब भी हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फाइंड आउट करो, तो हमें बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करो, मींस थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में फाइंड आउट करो। एग्जांपल से हम देखते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट का सिस्टम में थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा इससे। represent the complex number z is equals to 1 plus I under root 3 in polar form। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखो पहले तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझ लेते हैं, कहना क्या चाह रहा है। ये 0 है, z दिया हुआ 1 plus I under root 3, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 1 और अंडर रूट 3 है। तो यहाँ पे कहीं 1 आएगा और अंडर रूट 3 1 से बड़ा होता है, यहाँ कहीं मान लेते हैं 1 अंडर रूट 3, ऐसे आएगा ये पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आएगा, इसको आप ओरिजिन से मिला दो, ये वैल्यू आ रहेगी। ठीक है, ये आपका x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट यहां पर कहीं आएगा, ये x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट कितना है अंडर रूट 3, ये आपका आएगा अंडर रूट 3। ठीक है, उसने बोला है इसको पोलर फॉर्म में लिखो, मींस r cos थीटा प्लस i sin थीटा की फॉर्म में लिखना है। तो देखो दो तरह से कर सकते हैं इसको। पहले मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। यहां से r की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, r आपको पता है मॉडुलस ऑफ z, वी नो r इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू, इस केस में कितना होगा अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, मींस कितना है ये 1 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 4, दैट मींस 2। r की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, आपको उसको बेस पता है 1 है, आपको उसका परपेंडिकुलर पता है अंडर रूट 3 है और आपको उसका हाइपोटेन्यूज पता है 2 है। तो अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करूं से OPA इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल PAO साइन थीटा, सपोज ये थीटा है, कितना होगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस परपेंडिकुलर कितना है अंडर रूट 3 अपॉन
2 and cos theta is equals to sin theta is under root 3 by 2, cos theta is equals to base upon hypotenuse, that means 1 by 2. ठीक है, sin थीटा हमने क्या बोला था, थीटा क्या है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, थीटा की वैल्यू किससे किसके बीच में आनी चाहिए, थीटा की वैल्यू आनी चाहिए माइनस पाई से पाई के बीच में, माइनस पाई से बड़ा होना चाहिए और पाई के लेस देन या इक्वल होना चाहिए। तो साइन थीटा की ऐसी वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा अंडर रूट 3 by 2, तो थीटा इस रेंज में कितना आएगा, पाई बाय 3 भाई 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री अंडर रूट 3 by 2 होता है। और cos थीटा की ऐसी वैल्यू जो 1 by 2 है, थीटा की ऐसी वैल्यू जो cos थीटा 1 by 2 है, पाई बाय 3 अगेन इसी रेंज में। और देखो थीटा की वैल्यू सेम आएगी बिकॉज थीटा तो यही है, थीटा तो एक ही है ना, हमने पढ़ा था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए थीटा यूनिक होता है 0 से 2 पाई लेंथ के इंटरवल में, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट आता है माइनस पाई टू पाई के इंटरवल में। तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 आ गई आपके पास में, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू 2 आ गई। तो पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल्स टू आर की आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3, या पोलर फॉर्म है। ठीक है, एक तो ये आपका सिंपल सा तरीका हो गया कि भाई आपने सीधे सीधे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, उसके बाद cos थीटा sin थीटा फाइंड आउट किया, r फाइंड आउट किया, r cos थीटा प्लस i sin थीटा की फॉर्म में लिख दिया। एक और तरीका हो सकता है इसका, जैसे कि बुक में दिया गया है, वो भी देख लेते हैं। देखिए ये तो आपको पहले बनाना ही पड़ेगा पोलर रिप्रेजेंटेशन सेकंड मेथड में भी। अब हमने क्या किया था, हमने जब पोलर फॉर्म पढ़ी थी तो हमने x को क्या माना था, r cos थीटा। इस केस में हम क्या कर लेते हैं, लेट यहाँ पर x क्या है, 1 है, तो हम बोल देते हैं लेट 1 इज इक्वल्स टू r cos थीटा, एंड हमने y को क्या माना था, r sin थीटा, y क्या है, अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू r sin थीटा। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग द बोथ क्या होगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट मींस 4। तो ये क्या हो गया, r स्क्वायर बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल्स टू, देखो कायदे में आना चाहिए प्लस माइनस 2। ठीक है, हम पढ़ते आ रहे हैं, दोनों तरफ अंडर रूट ले रहे हैं तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन इस केस में r क्या डिनोट कर रहा है, r डिनोट कर रहा है डिस्टेंस, ओरिजिन से किसकी, कॉम्प्लेक्स पॉइंट की। ठीक है, तो r प्लस 2 ही आएगा क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में तो होती नहीं है, तो यहाँ पे माइनस अपने आप हट जाएगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा सही है कि r स्क्वायर जब लेंगे, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 है तो r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आएगा, लेकिन कन्वेंशनली में दिख रहा है r इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस इन दिस केस, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो एक ही वैल्यू आएगी, r इज इक्वल्स टू प्लस 2। ठीक है, वैसे भी r क्या होता है, मॉडुलस z, और मॉडुलस हमेशा प्लस में आएगा। क्लियर है बात, तो आपका r यहां से आ गया 2, तो जब यहां से आपका r इज इक्वल्स टू 2 आ गया तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 by 2 एंड sin थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 by 2। ठीक है, अल्टीमेटली वही चीज करी हमने, कुछ अलग नहीं किया। और जब ये वैल्यूज आ गई हमारे पास तो हमें सीधे सीधे मिल रहा है थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 इन इंटरवल पाई माइनस पाई टू पाई। तो पोलर फॉर्म ऑफ z क्या होगी, z इज इक्वल्स टू 2 इंटू cos पाई बाय 3 प्लस i sin पाई बाय 3। यही आंसर आ गया हमारा। देखो cos थीटा प्लस i sin थीटा की फॉर्म में याद रखना है, हमेशा याद रखो i और cos थीटा कभी भी साथ साथ नहीं रह सकते, इन दोनों की दुश्मनी है। i और cos थीटा हमेशा अलग अलग रहेंगे, तो इससे आपको याद आ जाएगा कि रियल पार्ट में cos थीटा रहेगा और इमेजिनरी पार्ट में sin थीटा रहेगा। एग्जाम्पल 8 देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है। कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर -16/1 प्लस i अंडर रूट 3 इन पोलर फॉर्म। देखो पहले तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, i आ रहा है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जब भी i डिनोमिनेटर में हो तो उसको न्यूमरेटर में लाओ। कैसे लाओ, -16/1 प्लस i अंडर रूट 3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस i अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस i अंडर रूट 3।
ठीक है, आई को हमें डिनोमिनेटर में से हटाना है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा आपके पास -16/1 माइनस आई अंडर रूट 3 और नीचे क्या बचेगा, देखो a प्लस आई बी ए माइनस आई बी क्या आता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट मीन्स 4, 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर 4, 4 4 जा 16। तो यहां से क्या आ गया आपके पास -4 प्लस आई इंटू 4 अंडर रूट 3। अभी तो ये कंफर्टेबल कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप में आया, ठीक है, उसने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कराया, तो पहले आपको इसको सीधे साधे कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप में लाना पड़ेगा। अब क्या करोगे, अब दोनों तरीकों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो जो मैंने आपको एग्जांपल 7 में बताया। सबसे पहले तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना लो, ठीक है। अब देखो ये नंबर कहाँ पड़ेगा, इसका रियल पार्ट आ रहा है नेगेटिव साइड में और इमेजिनरी पार्ट आ रहा है पॉजिटिव साइड में। तो इस क्वाड्रेंट में सपोज यहाँ पे ये नंबर आ रहा है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में क्या पढ़ा है कि -पाई टू पाई के बीच में, तो जब 0 से पाई के बीच में तो आप इसको ऐसे ही लोगे, थीटा ऐसे हो गया, ये पी हो गया, आपका पॉइंट क्या हो गया -4, 4 अंडर रूट 3, ठीक है। अब दोनों में से किसी भी तरह से कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे कर लो, या जैसे बुक में दिया गया है वैसे कर लो। इसको यहां मिला दो, ये वैल्यू कितनी हो गई 4, इसको यहां मिला दो, ये वैल्यू हो गई 4 अंडर रूट 3, ठीक है। ये प्लस में वैल्यू है, ये माइनस में वैल्यू है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास में, लेट r cos थीटा इज इक्वल्स टू -4, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट है उसको r cos थीटा लोगे, एंड r sin थीटा इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3, स्क्वायरिंग एंड एडिंग r स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 मान रहा हूं मैं। r स्क्वायर कितना आ गया, इसका स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर कितना आ गया, r स्क्वायर 16 इंटू 3 48, 48 प्लस 16 64, यहां से क्या आ गया r इज इक्वल्स टू 8। -8 नहीं लेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज डिस्टेंस है, ये है r, तो ये नेगेटिव में नहीं होगा। r आपका 8 आ गया, r 8 आ गया तो cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2 sin थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 3/2 मीन्स π/3 आ रहा है, यहां से -1/2 आ रहा है, तो माइनस के चलते यहाँ π/3 नहीं आएगा। अब वो यहां से आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि थीटा जो है वो π/3 तो है नहीं, बेसिकली कितना है थीटा, यहां से π/2 को क्रॉस करके इधर आ रहा है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर मैं थीटा को बोलूं पाई माइनस π/3, थीटा को अगर मैं पाई माइनस π/3 रखूं तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा पाई माइनस π/3 मीन सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos का cos ही रहेगा, cos ऑफ π/3 की वैल्यू 1/2 और सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos थीटा नेगेटिव, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख के देखो पाई माइनस π/3, साइन पाई माइनस π/3, पाई माइनस में तो साइन का साइन रहेगा, माइनस π/3 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस थीटा मेरा आ गया 2π/3, ठीक है। -π से पाई की रेंज में थीटा इज इक्वल्स टू 2π/3, तो पोलर फॉर्म ऑफ z क्या हो गई 8 इंटू, पहले क्या आना है cos थीटा, बिकॉज cos थीटा आई के साथ नहीं रह सकता, cos ऑफ 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, ये आपका आंसर आ गया।